विपक्ष के 10 ऐसे नेता जो बीजेपी में गए और अपनी चमक खो दी। ये तो वही बात हुई कि 24 जी गए थे, 26 जी बनने और 2 बेची बन गए। नंबर 10 पर आते हैं मुकुल रॉय जी। राजनीति के इस मौसम वैज्ञानिक का क्या ही कहना। कभी ये ममता दीदी के दाएं हाथ हुआ करते थे। तृणमूल कांग्रेस में इनका हुक्म सिर आंखों पर लिया जाता था। दीदी के बाद दूसरे सबसे बड़े शहंशाह यही थे। फिर इन्हें लगा कि हवा का रुख बदल रहा है और बेटी गंगा में हाथ धोने के लिए साल 2017 में बीजेपी की नैया पर सवार हो गए। बीजेपी ने इन्हें पलकों पर बिठाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का चमचमाता पद दे दिया। लेकिन बंगाल की खाड़ी का तूफान दिल्ली के तालाब में आकर शांत हो गया। ममता दीदी के सामने बंगाल में जो इनकी तू तू मैं चलती थी, वो बीजेपी के अनुशासित कैडर में आकर गूंगे का गुड़ बन गई। कद्दावर रणनीतिकार से सीधे बैकबेंच के दर्शक दीर्घा में पहुंच गए। अपनी खोई हुई चमक पाने के लिए इन्होंने फिर से पलटी मारी और टीएमसी में घर वापसी कर ली। लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी थी। आज आलम यह है कि मुकुल जी खुद कंफ्यूज हैं कि वो किस पार्टी में हैं और उनकी पुरानी सियासी धाक बंगाल की राजनीति के पन्नों में धूल खा रही है। नंबर 9 पर आते हैं अल्पेश ठाकुर जी। गुजरात के पाटीदार आंदोलन के दौर में इस युवा ओबीसी नेता की हुंकार से गांधीनगर का सचिवालय हिल जाता था। कांग्रेस ने इन्हें हाथों हाथ लिया और रातों रात पोस्टर बॉय बन गए। तेवर ऐसे थे मानो गुजरात की सत्ता बस इनकी मुट्ठी में आने ही वाली है। लेकिन साल 2019 में इन्होंने सोचा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और सीधे बीजेपी के पाले में चले गए। पाला बदलते ही जनता ने ऐसा झटका दिया कि ये उपचुनाव ही हार गए। हालांकि बाद में ये विधायक बनी, मंत्री भी बनी, लेकिन जो रुतबा एक स्वतंत्र और बागी युवा नेता के रूप में था, वो बीजेपी के विशाल संगठन में कहीं शेर की तरह दहाड़ने वाला ये नेता आज गांधीनगर के गलियारों में अनुशासित सिपाही बनकर केवल जी हुजूर करने को मजबूर है। जो जनता इनकी एक आवाज पर सड़कें जाम कर देती थी, वो आज पूछती है कि अल्पेश जी आजकल किस कोने में बैठे। नंबर 8 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पंजाब के दो बार के मुख्यमंत्री और पटियाला के महाराजा का कांग्रेस में वो रुतबा था कि दिल्ली दरबार में उनसे बात करने से पहले 100 बार सोचता था। उनकी अपनी एक अलग सियासी सल्तनत थी, अपना ही रुतबा था। लेकिन कांग्रेस की आपसी कलह से नाराज होकर कैप्टन साहब ने पहले अपनी पार्टी बनाई और फिर उसे बीजेपी की झोली में डाल दिया। बीजेपी को लगा कि पंजाब में एक बड़ा सिख चेहरा मिल गया, लेकिन पंजाब की जनता ने इस सौदे को पूरी तरह ठंडे बस्ती में डाल दिया। जिस महाराजा के महल के बाहर कभी मंत्रियों की लाइन लगती थी, आज वो राजनीति के हाशिए पर बैठकर केवल प्रेस नोट जारी करने तक सिमट गए हैं। उम्र का तकाजा कहिए या बीजेपी की अपनी लीडरशिप, कैप्टन साहब की तलवार की धार अब पूरी तरह कुंद हो चुकी है और पंजाब की राजनीति में उनकी चमक अब केवल इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह गई है। नंबर 7 पर आते हैं RPN सिंह जी। पूर्वांचल के राजा साहब और राहुल गांधी की उस युवा ब्रिगेड के चमकते सितारे, जिन्हें कांग्रेस ने केंद्र में गृह राज्य मंत्री जैसे मलाईदार पद से नवाजा था। टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष पूरी ताकत से रखने वाले इस चेहरे ने साल 2022 के यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्वांचल में बीजेपी इन्हें कोई बहुत बड़ा धमाका करने के लिए लॉन्च करेगी, लेकिन बीजेपी के पास पहले से ही नेताओं की ऐसी फौज थी कि RPN सिंह जी को वहां सिर्फ एक और नाम बनकर रहना पड़ा। पार्टी ने इन्हें राज्यसभा का टिकट देकर संसद को भेज दिया, लेकिन यूपी की जमीनी राजनीति से इनका पत्ता पूरी तरह साफ हो गया। जो नेता कभी कांग्रेस में किंग मेकर की भूमिका में रहता था, वो आज बीजेपी के बड़े नेताओं के पीछे खड़े होकर ताली बजाने वाली कतार में खड़ा नजर आता है। नंबर 6 पर आते हैं सुरेश पचौरी जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के ये वो ब्राह्मण चेहरे थे जो 4 बार राज्यसभा पहुंचे और केंद्र सरकार में संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। गांधी परिवार के इतने करीब थे कि 10 जनपद का दरवाजा इनके लिए हमेशा खुला रहता था। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने अचानक गंगा नहाने का फैसला किया और बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश बीजेपी में पहले से ही इतने दिग्गज नेता भरे पड़े थे कि सुरेश जी को वहां जगह बनाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। दिल्ली के सत्ता गलियारों में जो दबदबा इनका कभी हुआ करता था, वो भोपाल के बीजेपी दफ्तर के कोने वाले सोफे तक सिमट कर रह गया है। सुरेश जी के समय तक भी आज हैरान है कि नेताजी ने दशकों की मलाई छोड़कर आखिर सूखी रोटियों का रुख क्यों किया, क्योंकि अब उनकी राजनीतिक धमक पूरी तरह शांत हो चुकी है। नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पटेल जी। गुजरात के पाटीदार आंदोलन का वो आग उगलने वाला लड़का, जिसकी एक आवाज पर लाखों की भीड़ जुट जाती थी। कांग्रेस ने इन्हें गुजरात का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, सिर आंखों पर बिठाया। इनके तेवर देखकर लगता था कि गुजरात में कोई नया इतिहास रचने वाले हैं। लेकिन साल 2022 में हार्दिक जी ने अपनी ही पुरानी बातों पर यू टर्न लिया और बीजेपी का भगवा गमछा गले में डाल लिया।
विधायक तो ये बन गए, लेकिन उनके अंदर का वो विद्रोही आंदोलनकारी नेता कहीं गायब हो गया, जिससे हार्दिक पटेल की दहाड़ से सरकारें डालती थी। आज वो बीजेपी की बैठकों में सबसे पीछे वाली सीट पर शांत बैठी नजर आते हैं। आंदोलन से मिली सारी चमक बीजेपी के अनुशासन वाली वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम सफेद हो गई है। अब गुजरात के 182 विधायकों में से बस एक आम विधायक बनकर रह गए। नंबर 4 पर आती हैं रीता बहुगुणा जोशी जी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा महिला ब्राह्मण चेहरा। इनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा यूपी के सीएम रह चुके थे, इसलिए रीता जी का अपना एक भारी भरकम राजनीतिक खानदान था। साल 2016 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का रुख किया, मंत्री बनी, सांसद भी बनी। लेकिन यूपी की राजनीति में जो इनका कद कांग्रेस के समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार जैसा था, वो बीजेपी में आते ही धीरे धीरे घटता चला गया। बीजेपी की नई लीडरशिप ने धीरे धीरे पुराने कद्दावर चेहरों को किराने करना शुरू किया और नीता जी भी इसी लपेटे में आ गई। आज वो यूपी की सक्रिय राजनीति के मुख्य पटल से पूरी तरह गायब है। जो नेता कभी लखनऊ की सड़कों पर हुंकार बहती थी, वो आज गुमनामी के दौर से गुजर रही हैं। नंबर 3 पर आते हैं अर्जुन सिंह जी। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर इलाके के बाहुबली नेता, जिनका उस क्षेत्र में सिक्का चलता था। टीएमसी में रहते हुए अर्जुन जी की अपनी एक समानांतर सत्ता थी। साल 2019 में इन्होंने पाला बदला और बीजेपी के टिकट पर सांसद बन गए। लेकिन बंगाल की जटिल राजनीति में बीजेपी के अंदर इन्हें वो खुली छूट नहीं मिली जो टीएमसी में हासिल थी। खुद को फंसा हुआ महसूस कर ये वापस टीएमसी में लौट गए। इस आया राम गया राम के चक्कर में जनता ने भी इनसे दूरी बना ली। जो अर्जुन सिंह कभी पूरे बैरकपुर को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, आज वो अपनी ही राजनीतिक जमीन बचाने के लिए छटपटा रहे हैं। इनकी वो पुरानी धमक और रुतबा बंगाल के चुनावी दंगल में पूरी तरह धूल धूसरित हो चुका है। नंबर 2 पर आते हैं भाई एस चौधरी जी। आंध्र प्रदेश की राजनीति के बड़े उद्योगपति और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सबसे खास राजनीतिकार। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ये टीडीपी कोटे से केंद्रीय मंत्री भी बने थे और दिल्ली में टीडीपी का पूरा कामकाज यही संभालते थे। लेकिन साल 2019 के चुनाव के बाद जब टीडीपी की हालत बदली हुई, तो चौधरी जी ने सुरक्षित रास्ता चुना और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को उम्मीद थी कि चौधरी जी आंध्र में पार्टी का बेड़ा पार लगाएंगे, लेकिन आंध्र की राजनीति तो जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के इर्द गिर्द ही घूमती रही। बीजेपी में आकर चौधरी जी का राजनीतिक कद भी सीमित हो गया। दिल्ली के बड़े लुटियंस जोन में जो उनकी चमक थी, वो अब केवल फाइलों और कॉरपोरेट बैठकों तक सीमित रह गया। नंबर 1 पर आते हैं किरण कुमार रेड्डी जी। ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि बंटवारे से पहले के पूरे आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री थे। एक समय पर इस नेता का रुतबा ऐसा था कि इनके एक इशारे पर पूरी राज्य सरकार चलती थी और दिल्ली का आलाकमान भी इनसे सलाह लिए बिना पत्ता नहीं हिलाता था। लेकिन साल 2023 में इन्होंने सोचा कि डूबती नैया से निकलकर बीजेपी के कमल पर सवार हो जाते हैं। बीजेपी ने इनका स्वागत तो लाल कालीन बिछाकर किया, लेकिन पार्टी में आते ही ये ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। आंध्र प्रदेश की राजनीति आज चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के इर्द गिर्द घूम रही है और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे किरण कुमार जी बीजेपी के दफ्तर में एक साधारण सदस्य की तरह वक्त गुजार रहे हैं। जो नेता कभी करोड़ों की जनता का भाग्य लिखता था, आज उसकी राजनीतिक चमक बीजेपी की बड़ी भीड़ में पूरी तरह गुम हो चुकी है।